तो हमारा चेहरा एक ऐसा विधायक के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर रोड पे भी चलिएगा तो पूछिएगा कि किसका आदमी है, तो सब बोलता है कि कमरान जी का आदमी है। तो हर जगह जाके बोलते हैं कि हमको तो तेजस्वी यादव भेजे हैं, हमको तो विभा देवी जी कैंडिडेट बनाया, हमको तो मोहम्मद कामरान साहब ने कैंडिडेट बनाया है। तो उनको ये भी पूछिए कि आपको खुद से आप क्या बने हैं। हम सवाल आपसे करेंगे कि आप ही के गांव के, हमने आपके गांव घूमा, यार्ड पंचायत, आप ही गांव में एक ऐसा हॉस्पिटल है, 6 बेड वाला हॉस्पिटल है, जो ऐसे ही मतलब झंकार बना हुआ है, वो खंडर टाइप बना हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? किस तरीके से वो मतलब फिर से चालू हो सकता है? क्या योजना है आपकी? हम तो यही निवेदन करेंगे कि हमेशा मान सम्मान देने वाला और कलम चलाने वाला और कंप्यूटर चलाने वाले को आप अपना वोट दें, जो कि आपके बच्चे को भविष्य को संवारे, और गोली बंदूक और राइफल चलाने वाला को वोट ना दें, जो कि पिछले चुनाव में भी कितना गोली राइफल पकड़ाया था, और वही उम्मीदवार हमारे यहाँ फिर आए हुए हैं। नमस्कार, मैं दिलशाद और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट नेटवर्क न्यूज़। अभी लगातार हमारी कोशिश है कि ग्राउंड की सच्चाई यानी गांव की रियल सच्चाई क्या है। ऐसे तो न्यूज़ चैनल वाले, बहुत सारे सोशल मीडिया वाले दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है, लेकिन आपको सीधे हम गांव की सच्चाई के पास लेकर चलते हैं और गांव की हकीकत, ज़मीनी हकीकत को दिखाने का काम करते हैं। और अभी चुनाव 2021 का माहौल बना हुआ है, चुनाव का पूरा गहमा गहमी ठेठ हिंदी में चल रहा है पूरा, और यही चुनाव के माहौल को लेकर के हम अभी आए हुए कौवाकुल प्रखंड के, ये तो ऐसे गांव पाली है ना सर, ये पाली, हाँ पाली, और यहाँ पे कौवाकुल प्रखंड के पश्चिमी उम्मीदवार, जिला परिषद उम्मीदवार है नीतीश राज। पहले से भी जानकारी है इनके बारे में, लेकिन सोचे इनसे बात कर लिया जाए, क्योंकि ये आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि पहले ये प्रोफेशन में टीचर थे, लेकिन ऐसा क्या विपत्ति आ पड़ा या फिर क्या सोचे ये कि राजनीति में कूद पड़े, यही सब मुद्दा पे बात करेंगे। और ये जब राजनीतिक में आए तो क्या बदलाव लाएंगे, क्योंकि पहले ये प्रोफेशन से शिक्षक भी थे। तो सर, सबसे पहले जो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इंडिपेंडेंस न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को मेरा प्रणाम है, आदाब है, नमस्कार है। सर, हम बात करना चाहेंगे कि कहा जाता है कि राजनीतिक में जो है दबंग लोग आते हैं या फिर जो है शुरू से चले आ रहे हैं, लेकिन पहले आप शिक्षक थे, अभी क्यों आए राजनीतिक में? क्या रीजन है सर इसका? देखिए, शिक्षक का काम भी एक समाज सेवा के तौर पे ही होता है, और शिक्षक का काम लोगों को मार्गदर्शन देना होता है। और निश्चित मायने में मेरे पास में जो ज्ञान था, मैंने जो अध्ययन किया था, वो मैंने लोगों को बताया। हमारे जितने भी विद्यार्थी थे, मैं नवादा में पढ़ाता था, नवादा के बाद में फिर मैं रोह में पढ़ाया, और उसके बाद में कौवाकुल में मैं बहुत दिन मेरा क्लास चला कौवाकुल में। कौवाकुल पूरे प्रखंड क्षेत्र में मेरे हज़ारों विद्यार्थी हैं, जो आज कोई जॉब भी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। पेशे से मैं कंप्यूटर शिक्षक और अंग्रेजी का शिक्षक हूँ। इसकी आपको अभी आप बता ही रहे थे कि इसकी आपको जानकारी है। उसके बाद में मेरी सामाजिक गतिविधियों में हमेशा से रुचि रही है, और मैं माननीय नेता मोहम्मद कामरान सर के साथ सब दिन से जुड़ा रहा, और लोगों से उन्हीं के द्वारा हम लोगों को जो भी अपने से सहयोग होता रहा करते रहे। अभी 2019 में जो कोविड-19 आया, 2020 में पूर्ण लॉकडाउन जो हुआ, उसमें मैंने अपने सौजन्य से मैंने प्रखंड के तमाम क्षेत्रों से एक आंकड़ा निकलवाया था कि कौन ऐसा जगह है और कौन ऐसा गांव, कौन ऐसा घर, व्यक्ति है जो काम करता है। अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में घर से निकलना लोगों को मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट था कि कोई भी घर से ना निकले। वैसे में आप समझ सकते हैं कि जो एक रोड पे गोलगप्पे का ठेला लगाता है, जो सब्जी बेचता है, एक जूता बनाने वाला रोड पे जो है, यानी तमाम जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, उसका क्या हाल हुआ होगा। वैसे मजदूर वर्ग जो बाहर में जा कर के मजदूरी करते हैं, उनका क्या हाल हुआ होगा। वैसी स्थिति में मैंने अपने थ्रू से, किसी का कोई भी, किसी नेता का इसमें रोल नहीं रहा, ना तो किसी बिजनेसमैन का कोई रोल रहा। जो मेरे पास में साधन उपलब्ध था, उससे मैंने हज़ारों घरों में राशन उपलब्ध कराने का काम किया। और पुनः मेरे मन में एक ख्याल आया कि उनके साथ साथ में
जब सब हम लोग की सुरक्षा में तैनात प्रशासनिक पदाधिकारी, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो प्रशासनिक डिपार्टमेंट के हो, एडमिनिस्ट्रेशन के, वो लोग भी ड्यूटी में लगे हुए थे, तो उनके लिए भी मैंने अलग से ग्लूकोन डी, फल, मास्क, सैनिटाइज़र सबकी सुविधा उपलब्ध कराया था, जिसका प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे अनेकों वर्णन होगा। आप चाहे तो उसका जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं कि ये आपके राजनीतिक में आने का ये मुख्य रीज़न है या कुछ और भी है सर? देखिए, मेरा राजनीतिक में आने का मुख्य कारण है युवा। आप देखते होंगे कि हर एक चुनाव में युवा की अहम भूमिका होती है। बिल्कुल। अगर बूथ पे वोट दिलवाने की बात हो तो युवा सबसे ज़्यादा चढ़ बढ़ के रहता है। बूथ पे पोल एजेंट बैठने की बात हो तो युवा सबसे ज़्यादा आगे रहता है। बूथ में कैंपेनिंग करने की बात हो तो युवा सबसे ज़्यादा आगे रहता है। और चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ, उन युवाओं का मान सम्मान, पूछ वैल्यू कुछ भी नहीं रहता है। और जिसका सीधा उदाहरण मैं खुद हूँ, आप अगर जानते होंगे मेरे बारे में तो अच्छी बात है, नहीं तो लोगों से पता करिए कि मैं विगत कितने वर्षों से लगातार माननीय विधायक जी के साथ में रहने का काम किया हूं। जिस समय पे महागठबंधन हो गया था, एनडीए का। सर थोड़ा सा रुकावट के लिए खेद है, इसलिए कि विधायक जी का नाम भी बताते थे ताकि हमारे दर्शक को पता चले कि आखिर विधायक जी कौन विधायक है। विधायक तो बहुत सारे हैं, तो उनका बता देखिए, दीजिए सर। जब हम माननीय विधायक जी बोल रहे हैं तो हमारा चेहरा एक ऐसा विधायक के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर रोड पे भी चलिएगा तो पूछिएगा कि किसका आदमी है, तो सब बोलता है कि कमरान जी का आदमी है। तो मैं तो निश्चित मायने में कि उनके लिए ही था स्टार्टिंग से ही, कि माननीय नेता मोहम्मद कामरान सर जो कि हमारे आदर्श हैं, और मैंने उनके लिए काम किया। 2015 में नीतीश जी और लालू जी की गठबंधन हो गई, महागठबंधन हो गया। एनडीए में आपका रालोसपा का और बीजेपी का गठबंधन हो गया। और वैसी परिस्थिति में हमारे यहाँ गोविंदपुर विधानसभा के उम्मीदवार बन गए, जो हमारे अभी पूर्व विधायिका है पूर्णिमा यादव जी बन गए महागठबंधन से, और एनडीए से बन गए रंजीत यादव जी की पत्नी फूला देवी बन गई। और वैसी परिस्थिति में निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान जो उन्होंने किया था, उसका मुख्य श्रेय जो है सिर्फ और सिर्फ युवाओं का जाता था, कि युवा शक्ति एक बार सब एक होकर के बोला कि नहीं नेताजी आप चुनाव लड़िए, हम लोग साथ हैं। और हम लोगों ने इतना मेहनत किया, रात को रात नहीं दिन नहीं समझा, 24 घंटा कार्य करने के बाद में हम लोगों ने एक आंकड़ा क्रॉस किया था। हम लोगों ने 32,800 कुछ वोट लाए थे। वो सिर्फ और सिर्फ इसमें अहम अगर भूमिका देखी जाए तो सिर्फ युवाओं का है। और आज पुनः 2020 में जब माननीय विधायक जी को टिकट मिला, उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ के कार्य किया। राजद से टिकट मिला और हम लोगों ने जीत दिलाने का काम किया, और वो ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किए जो कि पूरे बिहार में एक मिसाल बन गया। बिल्कुल। और साथ ही साथ उससे पूर्व की बात करें, 2019 में लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल से आदरणीय नवादा विधायिका, वर्तमान में आदरणीय पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव जी की पत्नी विभा देवी जी को मिला था। उसमें मैंने रात दिन एक कर दिया। मैंने सिर्फ एक ही मिशन था कि राष्ट्रीय जनता दल को जीत दिलवाना, और राष्ट्रीय जनता दल और राजद के लिए हम समर्पित हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन कुछ लोग, क्या कारण रही, क्या मजबूरी रही, मुझे नहीं पता। आप पता कीजिए ग्राउंड रिपोर्ट जा करके कि समर्थित उम्मीदवार उतारा गया। पहले तो पंचायती राज का चुनाव में कहीं भी कोई पार्टी बेसिस का चुनाव होता ही नहीं है, लेकिन लोग मना रहे हैं। अभी तक हम जहां भी जाते हैं तो सिर्फ ये कहते हैं कि अगर नीतीश राज आप लोग के बीच में आपका बेटा बन के, आपका भाई बन के, आपका दोस्त बन के काम करेगा और रहेगा और रहता है तो आप मेरा साथ दीजिए। मैं किसी पार्टी के नाम पे, किसी नेता के नाम पे वोट नहीं मांग रहा हूँ। लेकिन हमारे जो साथी उम्मीदवार हैं वो हर जगह जाके बोलते हैं कि हमको तो तेजस्वी यादव भेजे हैं, हमको तो विभा देवी जी कैंडिडेट बनाया, हमको तो मोहम्मद कामरान साहब ने कैंडिडेट बनाया है। तो उनको ये भी पूछिए कि आपको खुद से आप क्या बने हैं। हमारा 8 पंचायत का क्षेत्र है, आप जाकर के तमाम लोगों से पूछिए कि जो कैंडिडेट जिनको बनाया गया है, इससे पूर्व उनका चेहरा भी कोई देखा था कि कौन है वो। और हमारी पार्टी की नीति तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टी का कोई रोल नहीं है, ये व्यक्ति विशेष का रोल है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूं और लोगों से न्याय की मांग करता हूं, 8 पंचायत से, तमाम लोगों से, तमाम बैकवर्ड समाज के लोगों से,
अति पिछड़ा पिछड़ा दलित लोगों से हम मांग करना चाहते हैं। हमारे गार्जियन सब जवाब दीजिएगा कि ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का रूल्स है कि जो कार्यकर्ता रात दिन एक कर दे उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, और ये कहाँ का नियम है जो आज तक कुछ काम नहीं किया और उसको उम्मीदवार आप बनाते हैं, और बाप को बनाते हैं जिला परिषद को और बेटा को बनाते हैं मुखिया। एक ही घर में दो दो उम्मीदवार बनाने की जो आपकी नीति है, क्या ये हमारे क्षेत्र के तमाम जनता मालिक, हमारे युवा साथी, हमारे गार्जियन क्या इस चीज़ को कभी स्वीकार कर सकते हैं? लेकिन सर आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि अगर जनता आपको, ये 8 पंचायत वाली जनता अगर आपको मौका देती है तो 5 ऐसा काम उंगली पे गिनाइए जो मौका मिलने के बाद आप करेंगे। 5 ऐसा काम सर। देखिए सर, मैं बता दूं आपको कि 5 ऐसा कार्य, एक कार्य मेरा प्राथमिकता है हमेशा, मैं हमेशा बोलता हूं, उसके बाद मैं काम का वर्णन करूंगा। एक कार्य हमारा हमेशा रहेगा कि जो युवाओं के साथ में धोखाधड़ी, मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, मैं अपने पूरे रीजन, पूरे समय में युवाओं को मान सम्मान देने का काम करूंगा और उनके एक उस तरह का इज्जत दूंगा कि उन्हें कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि हम लोग मेहनत करने के बाद में हम लोग को मान सम्मान नहीं दिया जाता। प्रथम और हमारी प्राथमिकता कार्य की बात की जाए तो हम लोग का जो जिला परिषद का दायरा है, मैं तो पहली बार उम्मीदवार हूँ, मैं जीतूंगा, मैं उसके बारे में पता चलेगा कितना तरह का फंड होता है। लेकिन जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य आज के समय में जो है हम लोग का कृषि है। कृषि, किसान आज इतने परेशान है, आप पता कीजिए लोगों से कि ऐसा समय आ गया है कि जो अन्नदाता किसान, जिसके बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, 24 घंटा एसी में रहने वाला हो, क्या बिना अनाज के रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। और उस अनाज को उपजाने के लिए, खाद के लिए किसान दर दर भटक रहा है। प्रथम मैं इसकी मुद्दा उठाऊंगा लोगों के लिए। इसके लिए जहां तक मुझे जाना पड़े, कलेक्टर साहब के पास में हम जाएंगे, मंत्री जी के पास में जाएंगे, निवेदन करेंगे। हमारे जिला कार्यकारिणी के जो हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष बनेंगे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे किसानों की समस्या को दूर किया जाए। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है, किसानों की बिजली नहीं मिल पा रही है, बिजली समय से नहीं मिलता है। जहाँ भी खेती हो रहा है, देखिए किसी खेत में दरार पड़ गया है, क्यों पड़ गया है? बोरिंग है किया हुआ तो बिजली समय से आता ही नहीं है, बिजली कभी आया तो वोल्टेज रहता ही नहीं है। ट्रांसफार्मर किसी वजह से अगर जल गया तो 10-10 दिन तक कोई ट्रांसफार्मर दिखने वाला नहीं है। मैं इन मुद्दों पे भी बिल्कुल अहम भूमिका निभाते हुए जितना से जितना अगर हो सके मैं कार्य करने का काम करूँगा। उसके बाद में हमारे क्षेत्र में शिक्षा की जो व्यवस्था है, आज विद्यालयों का हालत देख लीजिए। कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक विद्यालय का सूझबूझ लिए हैं कि इस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, कितने शिक्षक आते हैं, कितने विद्यार्थी अगर यहाँ आते हैं और लोग जो नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही है, जबकि सरकार के तरफ से तमाम सुविधाएं दी जाती है। और दूसरा मेरा एक पहल है कि मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और मेरा कंप्यूटर शिक्षक हूँ। मुख्य रूप से मुझे कंप्यूटर के नाम से ही जाना जाता है। तो मैं बड़राजी में पहले भी कह चुका हूँ, मैं ऐलान कर चुका हूँ कि चुनाव के बाद में मैं बड़राजी में कंप्यूटर सेंटर खुलवाऊँगा, कंप्यूटर की कोचिंग जो बिल्कुल निःशुल्क होगा, जिसका कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे क्षेत्र में ऐसे बच्चे हैं जिनको शौक़ लगता है कि हम भी कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़े। लास्ट और अंतिम सवाल आपसे करेंगे कि आप ही के गांव के, हमने आपके गांव घूमा, ये 8 पंचायत, आप ही गांव में एक ऐसा हॉस्पिटल है, 6 बेड वाला हॉस्पिटल है जो ऐसे ही मतलब झंकार बना हुआ है, वो खंडर टाइप बना हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? किस तरीके से वो मतलब फिर से चालू हो सकता है? क्या योजना है आपकी? देखिए, इस पे तो आप जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं, हाई स्कूल के पीछे वाला ना, हाँ, तो वो हमारा बिशनपुर में, हमारा जो गाँव हुआ बिशनपुर ही हुआ, तो बिशनपुर में ही वो आता है और वो बंद है। एक्चुअली में वो बंद, सिर्फ बिल्डिंग बंद है, लेकिन उसमें जो डॉक्टर लोग, जो पदाधिकारी कार्यरत हैं, सबका वेतन मिल रहा है। उसके नाम से पेपर पे आप निकलवाइए, मैंने निकलवाया है और उसका सारा लिखित में मैंने माननीय विधायक जी को भी दिया है कि उस पर पहल करें, क्योंकि ये तो बिहार लेवल की बात है, ऊपर लेवल की बात है। तो किसी विधायक जी के द्वारा, सांसद के द्वारा मैं माननीय सांसद जी को भी लेटर लिखने का काम करूंगा कि इस पे पहल करें। हमारे नज़दीक का अस्पताल है, यहाँ से कौवाकुल जाना पड़ता है, काफ़ी दूर है। अगर यहाँ बन जाता है तो निश्चित में काफ़ी सुविधा होगी हम लोग की, और इस पर मैं पहल करूँगा। जहाँ तक मुझे जाने की बारी आएगी वहाँ तक मैं जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक बात, ये अपने 8 पंचायत की जनता से जो है मतलब किस आधार पर वोट मांगे, कम शब्दों में सर
किस आधार पे, मुख्य आधार क्या होगा आपको वोट देने का? क्योंकि जो घोषणा किए हैं वो और भी कैंडिडेट करेंगे, और भी प्रत्याशी करेंगे, लेकिन आप वो किस आधार पे वोट करेंगे? देखिए, आधार तो मैं यही कहूँगा कि जो कैंडिडेट्स आपके सामने हैं सबको एक बार देख लीजिए और सबके बारे में जानकारी ले लीजिए, पता कर लीजिए कि एक उम्मीदवार जो हमारे विनर कैंडिडेट है विगत 10 वर्षों में वो आपके लिए क्या किए, दूसरा उम्मीदवार आपका जो आया उसकी छवि क्या है वो भी आप पता कर लीजिए कि वो किस तरह के लोग हैं। हम तो यही निवेदन करेंगे कि हमेशा मान सम्मान देने वाला और कलम चलाने वाला और कंप्यूटर चलाने वाले को आप अपना वोट दें, जो कि आपके बच्चे को भविष्य को संवारे, और गोली बंदूक और राइफल चलाने वाला को वोट ना दें। इसलिए हम अपने जनता मालिकों से निवेदन करेंगे कि वोट उसी को दे जो आपकी मान सम्मान और इज्जत का ख्याल रखे, उसे बिल्कुल ना दें जो कि आपके इस क्षेत्र को रणभूमि बना दे और रण क्षेत्र में बदल करके सिर्फ यहाँ पे गुंडों का, मवालियों का और रंगदारों का राज आ जाए और रंगदारी वसूलना शुरू कर दे, बाजार के लोगों से चंदा लेना शुरू कर दे और हफ्ता बांध दे। ऐसा दिन आने नहीं दीजिए। सिर्फ और सिर्फ वैसे लोगों को वोट करने का काम करे। नीतीश राज अगर अच्छा नहीं है तो और भी कैंडिडेट हैं, कोई ना कोई अच्छा होंगे, उसको दे दीजिए, लेकिन खास करके गोली और बंदूक वाले से दूर रहें, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य कलम से बन सकता है, गोली और बंदूक से कभी बन नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और आपको बता दें कि आपका कोई ऐसा गांव जहां की मतलब कोई बात दबी हुई है, वहां पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहां पे आकर के उस बात को हम उछालने का काम करेंगे और वो बात पूरे सीधे जो है पूरा देश के ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।